नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में, और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश में 5 चरण का चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और कुछ ही घंटों बाद यानी शनिवार को छठे चरण का चुनाव होना है, जिसको लेकर के चुनाव आयोग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। और इस चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 58 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। हरियाणा और दिल्ली की सभी सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की कुछ सीटों के लिए मतदान होना है। साथ ही आपको बता दें कि ओडिशा के 42 विधानसभा सीटों पर भी मतदान होगा। अब तक 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 428 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को होना है। लेकिन इससे पहले छठे चरण का चुनाव काफी अहम हो जाता है। सभी राज्यों के चुनाव आयुक्त और राज्य प्रशासन की भीषण गर्मी और बारिश की संभावना को देखते हुए मतदान केंद्रों पर जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए गए थे। मतदान केंद्रों पर पानी की सुविधा, धूप से बचाव के लिए शामियाना, शौचालय और अन्य जरूरी सुविधाएं जो है मुहैया कराने को कहा गया है, ताकि चुनाव सुरक्षित और अच्छे माहौल में संपन्न हो सके। लेकिन दारोमदार पूरा अभी भी जनता के ऊपर ही है कि वो किस पर भरोसा जताने वाली है। आज हम डिस्पैच कर रहे हैं अपनी टीम्स को। हमारी टीम्स पूरी हो गई हैं। साथ ही जो पोलिंग पार्टी है उनके साथ में पुलिसकर्मी भी साथ में अटैच होकर बसेस के थ्रू आज अभी पहुंचने लग रहे हैं अपने पोलिंग बूथ्स पे। तो जो ट्रेनिंग थी वो भी हमारी अच्छी तरीके से पूरी हो गई है। जो किसी के अगर लास्ट मिनट डाउट्स हैं वो हम क्लियर करवा के पोलिंग पार्टी को सारा सामान देकर डिस्पैच करवा रहे हैं। पहले भी होता रहा है, अब की बार 100% बूथों पे हमने वेबकास्टिंग करी है। तो 1572 हमारे बूथ हैं, तो सभी पे हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग कंसर्न एआरओ के पास में, मेरे पास में और सीईओ सर के पास में भी रहेगी। तो अगर कोई भी गड़बड़ देखने को मिलती है तो हम यहीं से मॉनिटर करके कंसर्न एआरओ को भी बता सकते हैं और पोलिंग पार्टी को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो उस कंसर्न बूथ का है तो उस तक बात पहुंचा के उसको ठीक करवाएंगे। अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है या कोई गलत काम अगर वहाँ पे कर रहा है पोलिंग से रिलेटेड, तो तभी की तभी उसको पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई भी हम करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था भी हमारी पूरी है। जो हमारी पोलिंग स्टेशन से लेके हेडक्वार्टर तक, तो हमने करीब 4 लेवल में हमने वो रखी है। तो आशा हमारी ये है कि कल पूरा स्मूथ तरीके से हम पोलिंग प्रोसेस को करेंगे। तो गर्मी जैसे कि आईएमडी की तरफ से हीट वेव की आशंका दे ही रखी है, तो उसके रिलेशन में हमने गर्मी से निपटने के लिए भी इंतजाम अपने पोलिंग बूथ पे करें। तो चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, शेड की व्यवस्था हो, या बैठने की, या कूलर, या इसकी पंखे की व्यवस्था हो, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी। तो मेरी अपील लोगों से आखिरी में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकलें घरों से अपने और सुबह जल्दी जाके वोट करें। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा दूं। राजवीर रोहिल्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमनदीप केसरी जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अजय चौधरी जी, प्रवक्ता जेजेपी, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल राजवीर जी आप ही से कर लेते हैं। कुछ ही घंटे बाकी हैं, कुछ घंटे बाद जो है हरियाणा में मतदान होगा, यानी छठे चरण के मतदान में और जगहों पर भी मतदान होना है। लेकिन हरियाणा का जो मतदान है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पूरे जोरों शोरों से जो है चुनाव प्रचार किया गया, खूब रैलियों में भीड़ हुई, पूरा केंद्रीय नेतृत्व है जो वहां पहुंचा प्रचार के लिए। तो ऐसे में क्या लगता है, जितनी भीड़ रैलियों में देखने को मिली, क्या कल मतदान में भी उतनी भीड़ देखने को मिलेगी? क्या उसी संख्या में आशीर्वाद कल भी मिलने वाला है? सभी को राम राम, प्रवक्ता भाइयों को भी मेरा राम राम। और मैं जनता से अपील करूंगा, कल हमारा लोकतंत्र का पर्व है। हरियाणा की जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करे और अपना फैसला सुनाए। तो जो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रचार बिल्कुल उत्तम दर्जे का रखा है। वो चाहे सेंटर के नेताओं से लेकर बूथ अध्यक्ष तक हमारे हर किसी ने अपना पार्टिसिपेट किया जितना वो कर सकता था। उसमें हमारे स्टार प्रचारकों की रैली हुई है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और श्री वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री है श्री नायब जैन जी, उन्होंने करीब 200 के करीब जनसभाएं की है। वो हर विधानसभा में गए हैं, हर एक विधानसभा में 2-2 बार भी गई है। तो उन्होंने अपना जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने की, सरकार ने जो 10 साल में किया था उसको बताने में हम लोग सफल रहे हैं। और जनता ने उस चीजों को स्वीकार किया है कि जो 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है
वो एक बेहतर जीवन के लिए बहुत जरूरी था। तो चाहे वो अगर कामों की बात है तो मैं बहुत गिना सकता हूँ, लेकिन कुल मिला के ये है कि हमारा प्रचार बहुत पॉजिटिव रहा। हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं आई। जनता ने हमारे नेताओं की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कल मुझे उम्मीद है कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है, रोहिला जी बने रहिए। और भी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अंश वत्स जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। वत्स साहब, अब कुछ ही घंटे बाकी है, ऐसे में जो तैयारियां की गई है, जो मेहनत की गई है प्रचार प्रसार में, क्या लगता है कल जनता आपके पक्ष में गेंद डालेगी? क्योंकि अब जनता के हाथ में है सब कुछ। अब जो 2-2.5 महीने से जो आपकी खूब फजीहत चल रही थी, प्रचार, रैलियां, बैठकें, उस पर अब विराम लग चुका है और अब जो है पूरी तरीके से फैसला जनता के हाथ में। तो क्या लगता है पक्ष में मतदान करेगी जनता? क्या भीड़ होने वाली है कल? क्योंकि बीते दिनों से, बीते जितने भी चरण गए हैं, एक टेंशन रहा है कि मतदान प्रतिशत घट रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी दर्शक हैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि सब लोग मतदान जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, क्योंकि ये एक ऐसा पर्व है हमारे लोकतंत्र का जिसमें हमें एक मौका मिलता है कि हम एक ऐसी सरकार को चुने जो हमारे लिए 5 साल में कुछ डिलीवर करने वाली है। अब रही आपके सवालों की बात, मैं ऐसा मानता हूं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में जनता ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना वोट देने वाली है और इसका प्रमाण खुद मोदी जी अपनी बातों से दे देते हैं। खुद अपने भाषणों में अगर आप उनके देखें कि हर जो चरण का जो चुनाव रहा है, किस प्रकार से हर चरण के चुनाव में उनकी बातें बदलती गई हैं। पहले चरण में उन्होंने बात करी मटन, मछली, मुस्लिम लीग पे। दूसरा चुनाव आते आते वो आ गए मंगलसूत्र पे कि आपकी भैंस चोरी हो जाएगी। तीसरे चुनाव पे उन्होंने अपने खुद के ही मित्रों को दगा दे दिया। किस प्रकार से उन्होंने कहा कि अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के काला धन कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। तो मतलब बात यह है कि मोदी जी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अंबानी अडानी जो है वो टेम्पो में काला धन भर भर के रखते हैं। तीसरे चुनाव में वो गजनी बन गए। वो एक तरफ यहाँ पे इंटरव्यू में कहते हैं कि भैया वो हिंदू मुसलमान नहीं करते और 4 घंटे बाद ही अपनी बात से पलट जाते हैं और रैली में जाके हिंदू मुसलमान करने बैठ जाते हैं। और 5वें चरण में तो भैया अजब ही हो गया। मोदी जी खुद कहते कि भैया वो ईश्वर के दूत है, वो मतलब साक्षात भगवान ने उनको भेजा है, वो कोई देवी शक्ति है। भाजपा के तमाम जितने भी प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, वो कहते हैं कि भैया भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। आप कभी कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से हिंदू धर्म की, किस प्रकार से सनातन धर्म की आज भाजपा ने मजाक बना दिया इस प्रकार के बयानबाजी करके। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने बात की है कि उनका जो प्रचार है वो बड़ा पॉजिटिव रहा है। मैं पता नहीं, समझ नहीं पा रहा हूं उनको कौन सा प्रचार पॉजिटिव रहा है। हिसार में उनके प्रत्याशी सभाएं करते हैं, 4 लोग तो बैठे दिख नहीं पाते उनकी सभाओं में। ऐसा उनका कौन सा पॉजिटिव है? सिरसा में वो जाते कांग्रेस हैं, पार्टी के प्रचार की बात बताइए, आपका प्रचार कैसा रहा? हमारा प्रचार तो बहुत अच्छा रहा। आप देखिए किस प्रकार से आज जनता आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। करनाल में इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, वो जाते हैं, किसान उनको काले झंडे दिखा रहे हैं। सिरसा में इनके जो उम्मीदवार है अशोक तंवर जी, उनके गाड़ियों पे किस प्रकार से पथराव हो रहा है, किसान उनको घुसने नहीं दे रहे कि आप क्यों आज भाजपा के साथ है, आप क्यों उस पार्टी के साथ आगे जिसने किसानों पे लाठी चलवाने का काम किया। कल ही रैली थी प्रियंका गांधी की, तो भीड़ वहां पर भी नहीं दिखी थी? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रियंका जी की रैली भी हम सबने देखी और मोदी जी की भी रैली भी देखी है। किस प्रकार से मोदी जी की रैली में, अमित शाह जी की रैली में, अमित शाह जी की एक हमने रैली देखी थी रायबरेली में। किस प्रकार से अमित शाह जी की रैली में आए एक पत्रकार ने लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो उसने कहा कि भैया 500 रुपए के नोट हमें दिए गए थे, इस वजह से हम आए थे। उस पत्रकार ने ये चीज पूछ लिया, उसको भाजपा के गुंडों ने मारपीट कर दी। भाजपा की रैली में तो आप ये भीड़ की बात, क्या आज भाजपा के लोग आज बात कर सकते हैं प्रचार की? वो किस आधार पर बात कर रहे हैं कि वहां पे पता चलता है कि भैया 300 रुपया दिए जा रहे हैं, शराब की बोतल दी जा रही है, इस वजह से लाए जा रहे हैं। खुद वहां पे उनके लोग पकड़े जा रहे हैं इस प्रकार से। जब और अगर कोई इसको वीडियोग्राफ कर दे, उसको कोई रिपोर्टर अगर कोई उसको दिखा दे अपने चैनल पे, तो उसको ऐसे पीट दिया जाता है। रायबरेली की किस प्रकार से शर्मनाक घटना रही है, हम सबने देखा है। चलिए ठीक है, लौटूंगे आपके पास। और मेहमान बने हुए अमनदीप जी बने हुए। अमनदीप जी, अब गेंद जनता के हाथों में है, जनता के पाले में गेंद आ चुकी है, कुछ ही घंटों का इंतजार है। क्या लगता है जनता का आशीर्वाद मिलेगा आपको? कैसी तैयारी रही आपकी? क्या तैयारी से संतुष्ट है इन्हें लोग? जी मुझे आपकी ना आवाज क्लियर नहीं आ रही। चलिए ठीक है, आपकी आवाज सही करवाते हैं। हमारे साथ अजय चौधरी जी भी बने हुए हैं। अमनदीप जी, आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, टेक्निकल इश्यू कुछ हो सकता है। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ठीक है अजय जी, कुछ ही घंटों का इंतजार है अब ऐसे में क्या लगता है जनता आशीर्वाद देगी इस बार जेजेपी को? क्योंकि लंबे इंतजार लंबी मेहनत के बाद ये पल आया है कि अब लोग खुद मतदान करने पहुंचेंगे, तो ऐसे में लगता है उनके पक्ष में, आपके पक्ष में कुछ इस बार जनता आती हुई दिख रही है आपको? सबसे पहले तो आपको और मेरे जो साथी प्रवक्ता हैं इनको और हरियाणा प्रदेश के जनआवाम को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जैसा कि आपने कहा कि क्या जनता आशीर्वाद देगी, निश्चित रूप से 4.5 साल सत्ता में सहयोगी रहते हुए दुष्यंत चौटाला जी ने किसान के लिए, नौजवान के लिए, हरियाणा की माता और बहनों के लिए चुनाव के अंदर 50% आरक्षण की बात हो, चाहे उनके लिए 33% डिपू में कोटे की बात हो, किसान के लिए 48 से 72 घंटे के अंदर जो फसल का कीमत थी वो उनके अकाउंट में डलवाने की बात हो, 14 फसलें एमएसपी पर देने की बात हो, इस तरह के जो सारे तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के हम लोगों के बीच में गए और जनता हमें निश्चित रूप से आशीर्वाद देने का काम करेगी। दूसरा, आपने देखा होगा कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, किसी ने भी, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए, अमित शाह जी यहाँ पर आए, नड्डा जी यहाँ पर आए, किसी ने भी हरियाणा प्रदेश के मुद्दे की चर्चा नहीं की। सिर्फ 10 साल में क्या काम किया नरेंद्र मोदी जी ने, अगर कोई चर्चा की हो तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात कहते हैं कि 400 सीट हम जीत करके आएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता भी एक बात कहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हम 10 जीत करके आएंगे। मतलब वो उनसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वो उनसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। और मैं तो कहूंगा कि इनके ऊपर एक बड़ा शेर स्टिक साबित होता है कि खुशियां झूठी गम झूठे हैं, खुशियां झूठी गम झूठे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बड़े झूठे हैं। वो कहते हैं 400 आएंगी, वो कहते हैं 10 आएंगी। इनसे ये पूछो कि कौन से बड़े झूठे हैं। जी बने रहिएगा और मेहमान जुड़े हुए हैं हमारे पास साथ। अमनदीप जी, मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए ठीक है अमनदीप जी, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है। रोहिला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। आपके प्रचार से आप भले ही संतुष्ट हैं लेकिन विपक्षी पार्टियां संतुष्ट नहीं है। वत्स साहब का कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका प्रचार जो है संतोषजनक रहा। तमाम तरीके के उदाहरण उन्होंने दिए, मुझे लगता है मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आपने सुने होंगे। मैं जज्बा का जो मेरे साथी है जो मैं इसको बताना चाहूंगा कि इसकी पार्टी पूरे 10 सीटों पे 2 लाख वोट भी ले पा रही, क्योंकि इनके जो बड़े नेता थे वो प्रचार छोड़ चुके थे, उनका विरोध हुआ था, इनको पता होगा, वो प्रचार में नहीं दिखे। ठीक है, अच्छा कुछ दिन बाद दिग्विजय सिंह भी छोड़ गए और दुष्यंत सिंह भी छोड़ गए, तो ये लोग तो अपना प्रचार भी छोड़ के थोड़ा बहुत झाड़ में घूम रहे हैं बस इधर उधर। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? जनता ने इन लोगों को आईना दिखा दिया, इनके विधायक इनके साथ नहीं है, इनकी पार्टी टूटने वाली है, तो ये खाली हवाई बातें कर रहे हैं। जमीन पे ये लोग 2 लाख वोट भी नहीं ले पाएंगे 10 सीटों पे। एक बात रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने अपना काम करना चाहिए, सवाल उठाना उनका काम है। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? कांग्रेस को आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अमनदीप केसरी जी जुड़े हैं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। अमनदीप जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी अब आ रही है। सवाल मेरा यही है कि क्या लगता है, कुछ ही घंटों का इंतजार है, उसके बाद से अब जो गेंद है वो जनता के हाथों में है, जनता के पाले में है, तो क्या लगता है आपको इस बार समर्थन मिलने वाला है, जनता का आशीर्वाद मिलने वाला है? क्योंकि सभी पार्टियां अपना अपना दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि हम 10 की 10 ले जाएंगे, उधर कांग्रेस कह रही है कि 10 तो हम नहीं आने देंगे बीजेपी की, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी भी ये कह रही है कि भाई वो दोनों पार्टियां जो है खाली दावे कर रही है, इस बार जनता उनके पाले में जाने वाली है। तो आपको क्या लगता है, आपकी तैयारी फुल है, तैयारी से संतोषजनक तरीके से आप संतुष्ट हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं और हरियाणा निवासियों से आपके माध्यम से अपील करूंगा कि जो भी उनका रोष है 4.5 साल और मैं कहूंगा 9.5 साल का, और जिस प्रकार से हरियाणा वासियों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को सहा है, कल मौका है भारी संख्या में निकल करके, और बाकी लोग तो ये बार बार भाजपा वाले कह रहे हैं सुबह वोट करिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश की जनता कड़ी दोपहरी के अंदर भी वोट करने जाएगी। उनसे निवेदन है, अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है वो वोट डालिए और इस कुशासन से मुक्ति पाइए। देखिए, सबसे पहले आपने सवाल किया हरियाणा प्रदेश के हालातों को, मैं तथ्यों के साथ आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। ये खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वीकारा है, केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी ने स्वीकारा। ऐसे कहीं नहीं होता कि 6 महीने पहले, या पंजाब में हुआ था कांग्रेस के समय, उस समय भी एंटी इनकम्बेंसी थी और रिजल्ट आपके सामने है।
कि जो सरकार को लीड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को ही बदल दिया गया है। यानी कि उसका क्लियर संदेश ही है, मुख्यमंत्री की कोई प्रमोशन नहीं हुई है कि उनको बधाई देकर के ऊपर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बना दिया गया, उनको हटा दिया गया है। हटाने का मतलब तभी होता है कि जब जनता के अंदर भारी रोष था, भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है, लेकिन इसलिए बीजेपी उनको तो बदल बार बार दिया। एक बात को कहती है, अमनदीप जी, वो कहती है कि हम तो नए नए लोगों को मौका देते हैं, युवा चेहरों को मौका देते हैं, इसलिए बदलाव जरूरी था। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर प्रधानमंत्री को हरियाणा में आकर के रैली में ये क्यों कहना पड़ा कि मेरा संदेश किसानों तक पहुंचाइए? क्यों पहलवान बेटियों की बात करनी पड़ी? क्यों बार बार लोगों से ये कहना पड़ा कि जब किसानों का नाम उन्होंने लिया, लोगों ने हाथ नीचे कर लिए कि अरे भाई हाथ ऊपर करिए और मेरा संदेश किसानों तक पहुंचाइए? अगर आप ये बताइए कि किसकी बात को सही मानेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की या जो मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं बार बार उनकी बात को? ये बात तो बड़ा क्लियर सी है। ये तो तथ्य के साथ, तभी मैं कह रहा हूं ना, जनता डिसाइड कर ली। ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो ठगबंधन था, जनता उससे पूरी तरह त्रस्त थी, इसलिए ये बात भारतीय जनता पार्टी भी खुद स्वीकार कर रही थी। इसीलिए उन्होंने आनंद फानंद में एकदम चुनाव से पहले और अपना सरकार बदली और मुख्यमंत्री को हटाया। अब दूसरी बात बड़ी रही कि जनता चुने किसको। अब आ गई बात विपक्ष की। विपक्ष में देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि कांग्रेस एक बड़ी विपक्षी पार्टी थी, उसकी बड़ी भूमिका थी, बड़ी जिम्मेदारी थी जो उनको निभानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस की जो विपक्षी भूमिका को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कब्जाया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कब्जा करके एक मैच फिक्सिंग करी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के साथ, और उसका नतीजा आज आपके सामने है और जनता भी ये देख रही है। आज मुझे बताइए कि क्या करनाल में कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ? क्यों सरेंडर कर दिया है? क्योंकि एक डील हुई है कि करनाल की सीट हमें दे दीजिए, हमारी इज्जत बच जाएगी और आपको हम रोहतक दे देते हैं। रोहतक को भारतीय जनता पार्टी ने वो कैंडिडेट उतारा कि जिसके जहां पर सुन लीजिए मेरी बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता और वो नेता भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के कार्यालय तक चलाते रहे हैं, वो रोहतक के कैंडिडेट को जो सांसद अरविंद शर्मा है उनकी लगातार मुखालफत करते रहे हैं, उसके बाद भी उतार दिया। और अरविंद शर्मा वो सांसद है जो भाजपा की नीतियों के खिलाफ भी वो लगातार बोलते रहे हैं। उसको कैंडिडेट बनाना यानी कि एक मैच फिक्सिंग हुई और जनता इसको बड़े ध्यान से देख रही है। तो केवल मात्र विकल्प इंडियन नेशनल लोकदल के साथी गठबंधन एनसीपी, श्रोमणी अकाली दल, आरजेपी के संयुक्त जो हमने 10 प्रत्याशी उतारे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने, केवल मात्र विकल्प वही है और उन्हीं को जनता कल चुनने जा रही है। लेकिन जो बीजेपी पिछले चुनाव में क्लीन स्वीप करके आई, उसके साथ उस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि क्लीन स्वीप की और क्लीन स्वीप के बाद आप हालात नहीं देख रहे क्या भारतीय जनता पार्टी के? एक प्रधानमंत्री का कोई स्टेटस होता है, प्रधानमंत्री ने अगर उनके बात की तवज्जो होती है, अगर प्रधानमंत्री ने किसी आदमी को कोयला चोर कह दिया, क्या पूरे देश में उनको चुनाव लड़ाने के लिए और कोई नहीं मिला? कोयला चोर तक को, जिसको कोयला चोर खुद कहा, उसको अपनी पार्टी में लेना पड़ा और चुनाव लड़वाना पड़ा। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत किस कदर तक बुरी है हरियाणा प्रदेश में। ये साफ इस बात को दर्शाता है और कुछ नहीं दर्शाता ये बात। और भारतीय जनता पार्टी से मुक्ति पाने के लिए जनता बिल्कुल तैयार है, त्रस्त हो गई। और खाली एक सीट की बात नहीं है, हरियाणा के अंदर छोटा सा तो हरियाणा 10 सीटें हैं, तो 4-5 तो सांसद इन्होंने बदल दिए। ठीक है, वो अगर क्लीन स्वीप कर रहे थे तो क्यों ने उनको खड़ा किया? चलिए ठीक है, अमनदीप जी लौटूंगे आपके पास, समय की थोड़ा सा पाबंदी है। रोयला जी, आपको बीच में रोका था मैंने, अपना जवाब पूरा कीजिए, साथ में अमनदीप केसरी जी के सवालों का जवाब भी दीजिए। एंटी इनकम्बेंसी और तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं वो। सत्ता से बाहर है, इन लोगों का जो वोट प्रतिशत है वो 1-1.5% पे आगे टिक गया है। इन लोगों को तो अपना निशान बचाना मुश्किल हो रहा है और ये हरियाणा बचाने की बात करते हैं। पहले अपनी पार्टी का निशान बचाए। आपने 10 कैंडिडेट दिए हैं, शायद आपको उन पूरा का नाम भी नहीं पता होगा आपको। ये सच्चाई है, मान लो सर। आप थोड़ा बहुत परफॉर्म लौटूंगी आपके पास, आपका कुल मिला के 3 लाख वोट भी नहीं आ रही आपके। आप भी देख लेना,
ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व बार बार इशारा कर रहा था, इसीलिए जो है सरकार भी बदली, मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, तमाम सारी चीजें। नहीं, मैं बता रहा हूँ ज्योति जी, इनकी प्रॉब्लम क्या है। ये लोग मुगालते में है कि जनता इन्हें वोट करेगी। जनता ने वोट क्यों करेगी? इनका जंगल राज देखा है, इनके नेताओं की जेल देखी है। वो तो खुद को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, एकमात्र विकल्प बता रहे हैं खुद को। जो जनता वोट कर रही है ना, वो जो वोट प्रतिशत है, वो इनकी सारी कहानी बयां कर रहा है। फिर जनता ने इन परिवारों की राजनीति को नकार दिया है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपनाया। 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और काम का रिवाज मांगने हम जनता में जा रहे हैं। हमने 1,40,000 नौकरियां दी है। ये लोग 25 नौकरी इन्होंने अलमारी के पीछे से लिस्ट बनाई थी दोबारा, तो जेल काट के आए इनके नेता। ठीक है ना। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं हम जनता की रखवाली करेंगे? कोई रखवाली नहीं करने वाली। इन्हें अपनी पार्टी का वजूद बचाना है और जनता को पता भी है तो इनके दाने कितने हैं। बस वजूद बचाने वाली जनता ही होती है। एक छोटा सा सवाल आप ही से और है। वत्स साहब ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आए और एक भी रैली में, अलग अलग चरणों में उनकी अलग अलग बातें बदलती गई, लेकिन मुद्दों पर उन्होंने एक भी रैली में बात नहीं की। कभी मंगलसूत्र पे आ गए, कभी दूसरी चीज पर आ गए, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं की। उस पर छोटा सा जवाब चाहूंगी, उसके बाद वत्स साहब आपके पास आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी ने मैनिफेस्टो जारी किया है और चुनाव में हमने वो मैनिफेस्टो घर घर पहुंचाया अपना, भाई हमने 10 साल में क्या किया है और आने वाले 10 साल में हम क्या करने वाले हैं 5 साल में। ठीक है। तो जो चुनाव में जो बयानबाजी होती है वो बयानबाजी चलती रहती है, क्योंकि इनके नेताओं ने बहुत कुछ कहा है। नहीं, वो कह रहे हैं पहले चरण में आप मीट मांस मछली पर आए, फिर आप मंगलसूत्र पे आए, फिर तमाम सारी चीजें कह रहे हैं वो। आप ये बताइए, इन्होंने जो आरक्षण ये लोग देने की कोशिश कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उसे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। ये धर्म के आधार पर जो मतलब मान लीजिए आरक्षण है, वो कैसे स्वीकार करेगा देश? वो देश कैसे स्वीकार करेगा? ठीक है। इन लोगों ने अपीजमेंट की राजनीति की है। जनता ने 10 साल से इनको बाहर रखा है और आगे आने वाले समय में हरियाणा की जनता कल 10 के 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगी। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, कल परसों राहुल गांधी जी आए थे महेंद्रगढ़ में, दादरी में शायद रैली थी वो, तो वहां राव दान सिंह और किरण चौधरी की वो जो एक फोटो वायरल हुई है, एक वीडियो वायरल हुई है, वो सारी कहानी बयां कर रही है इनकी। तो इन लोगों का आपस में कोई समझ में नहीं है। टोहाना में जो विरोध हुआ, टोहाना में जो मारपीट हुई, लोहारू में जो मारपीट हुई, जो वो आपकी बात करते हैं, आप उनकी बात करते हैं कि किसान आपका विरोध कर रहे हैं, आप कहते हैं कि उनका विरोध हो रहा है, मारपीट हो रही है। बात नहीं, मैं मानता हूँ ना, जो चीज मुझे पूछी जाएगी मैं बताऊंगा। तो ये कम से कम अपना घर संभाल ले। खैर इसमें दो बड़ी बातें निकल करके सामने आती है। एक जो अमनदीप केसरी जी ने कहा कि मैच फिक्सिंग वाली बात, दूसरी आपकी बात। खैर रोकूंगी, रोहिला जी रोकूंगी, यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द लौटूंगी। तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. शुगर, बीपी, हाई बीपी, पाइल्स की बीमारी, बवासीर जिसे हम कहते हैं, और बहुत सारी बीमारियां जो इंसान को गिरफ्त में ले रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रोग जो है वो है शुगर। ये कोई बीमारी नहीं है, बहुत सारी बीमारियों का एक पोटली है ये। तो शुगर को कंट्रोल करने के लिए वैद्यवान का डायबिटीज कंट्रोल पाउडर जो है वो आपके लिए बनाया गया है। इस नंबर पे कॉल कीजिए, दवा मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए और फिर फायदा बताइए। नमस्कार दोस्तों,
हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में 1 बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी के दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए, चर्चा हमारी जारी है और मेहमान भी हमारे साथ बनी हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने रोहिला जी आपसे सवाल किया था, लेकिन आपके पास लौटूंगी। वत्स साहब, बड़े बड़े आरोप लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा आरोप जो है, जो अक्सर सामने आता है, एक बार फिर से उन्होंने कह दिया, अमनदीप केसरी जी ने, कि मैच फिक्सिंग है। कैसे जवाब देंगे? और अपने आप को एकमात्र विकल्प भी बता रहे हैं। कोई एक ग्राउंड होना है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सब लोग अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आप जो बात रख रहे हो उसको कोई बेस होना चाहिए, कोई ग्राउंड होना चाहिए। आपकी पूरी विधानसभा में एक आप किस आधार पर कह रहे हैं कि आप अपना एक सांसद, एक सांसद भी नहीं है, आपके सिर्फ एक विधायक है, उस आधार पर कैसे कह सकते हैं कि आप पूरा आप सीटें जीत लेंगे? कोई ग्राउंड होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए। अभी तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, अगर कोई जो रहा है, चाहे आदमपुर का, चाहे कोई भी हो, आपको उसमें क्या आपका प्रदर्शन रहा है, तो आप उस आधार पर कुछ बात तो करिए, कोई तथ्य तो हो जिसके आधार पर आप बात करें। और रही बात, अगर मैं बात करूं, जजपा के प्रवक्ता ने जो बात कही थी, जजपा को खुद को नहीं पता कि इनको करना क्या है। जजपा यहाँ पे जब भाजपा की सरकार जो अल्पत्व में आ जाती है, इनके जो नेता हैं वो कांग्रेस को समर्थन देने की बात करते हैं, इनके जो विधायक हैं वो पीठ पीछे जाकर भाजपा के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात करते हैं। इनके खुद की पार्टी में दो मतभेद चल रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता ने बात रखी कि किस प्रकार से महेंद्रगढ़ में हमारी सभा में उन्होंने जो बात रखी है, देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पे शोर था और इस वजह से वो दोनों अपनी कुछ बातें कर रहे थे। ऐसा कोई लड़ाई की बात नहीं थी। लड़ाई जो होती है, शायद इनको पता नहीं है, रोहिला जी को मैं इनको बताता हूँ लड़ाई क्या होती है। जब राजस्थान का चुनाव चल रहा था ना, राजनाथ सिंह जी मंच पे बैठे हुए थे, 2 गुट के नेता थे वहां के लोकल, एक भाषण दे रहा था, दूसरा ने माइक उठा के चले गए। ये होता है लड़ाई जब आपके मंच पे होती है। आपके मंच पे लड़ाई होती है जब अनिल विज जी कहते हैं कि वो अंबाला में प्रचार ही नहीं करेंगे, तो ये होती है आपके गुटबाजी।
आप यहाँ पे इसका जवाब नहीं देंगे। आपके यहाँ पे गुटबाजी की जो स्थिति है ये है कि आपके ही जो गुड़गांव के लोकसभा प्रत्याशी हैं वही अपनी सरकार की खुद की आलोचना कर रहे थे बीते 5 से 10 साल से, तो आप उस पर कभी जवाब दीजिएगा। हमारी पार्टी में सब लोग एक है। आप जिनकी बात कर रहे हैं महेंद्रगढ़ से किरण चौधरी जी ने एक सभा करके टिकट जब अनाउंस हुई थी उनके बाद उन्होंने खुद ने कहा था कि वो लोकसभा प्रत्याशी जो है हमारे राव धान सिंह जी उनका वो समर्थन करेंगी, पूरी ताकत के साथ समर्थन करेंगी। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक भाजपा ने भाजपा का जो प्रचार रहा है वो एक जनता के पक्ष में नहीं रहा है बल्कि जनता के विरुद्ध रहा है, क्योंकि ये इन्होंने एक मौका समझा कि किस प्रकार से जनता को डराने का, धमकाने का वो एक मौका समझेंगे। और इसी वजह से अगर आप इनके जितने भी प्रत्याशी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सभी लोगों से अगर आप इनके भाषण सुनेंगे तो ऐसी धमकी वाले बयान आते हैं। खट्टर जी का बयान था भी, उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि 4 जून तक जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं तुम्हारा दिन है, 5 जून के बाद हमारा दिन शुरू हो जाएगा, तब हम तुम्हें देख लेंगे। इस बयान का मतलब क्या होता है? रोहिला जी अगर मुझे समझा दें तो मैं इनकी बात से एग्री कर लूंगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जो घोषणा पत्र, अजय जी के पास लौटना चाहूंगी, बस मुझे 2 सेकंड, मुझे आप 2 सेकंड दे दीजिए। ठीक, जल्दी रखिए अपनी बात। जी, मैं ऐसा मानता हूं, देखिए जो चुनाव प्रचार होता है वो जनता को केंद्र में रख के लड़ा जाना चाहिए, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा न्याय पत्र बनाया है जिसमें हमारे नेता ने 10,000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जनता की बातों को सुनकर हमने अपनी 5 न्याय और 25 गारंटी को जनता के बीच में रखा है। हमने बात की महिलाओं को 1 लाख रुपया साल में देने की, हमने बात किया किस प्रकार से युवाओं को उनकी पहली नौकरी पक्की देंगे, हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफी की बात कर रहे हैं। भाजपा के अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उसमें आज महंगाई का म, बेरोजगारी का ब आपको कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये चुनाव जनता के केंद्र में रख के नहीं लड़ते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं केवल और केवल मोदी जी के चेहरे पे। आपका भी उनका भी खैर लौटूंगी। वत्स साहब, मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले रोहिला जी आप कुछ दिखा रहे थे फोन में, क्या आप कुछ दिखाने का प्रयास कर रहे थे? एक चर्चित वो एक फोटो वायरल हुई थी धान सिंह जी की और किरण चौधरी जी की, और उनके बीच में राहुल गांधी जी मूक दर्शक की भूमिका में थे। ये आप ये देखना चाहिए, ये देखिए, ये सोशल मीडिया पे वीडियो भी वायरल है। तो इनकी जो गुटबाजी है ये तो सबके सामने आ रही है। तो ये तो ठीक है, चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये लोग एक दूसरे को कहते हैं गुटबाजी। वो अनिल विज साहब पर तंज कस रहे, कह रहे इसको कहते हैं गुटबाजी, इसको नहीं कहते। अनिल विज जी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, आप जाके अपना फैक्ट चेक कर सकते हैं। हाँ, उन्होंने अपना प्रचार अपने माड़ा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां कर रहे हैं वो, और बंदों को डारिया जी के लिए डोर टू डोर किया उन्होंने। खैर वो सभी ने देखा, लेकिन वत्स साहब इस चीज को मानना होगा कि किरण जी सामने आई थी, उन्होंने सामने आकर के बहुत सारी बातें बोली थी कि मेरे क्षेत्र में बैठकें होती हैं, मुझे नहीं बताया जाता, मैं फोन करती हूँ, राजधानी जी मेरा उठाते, तमाम सारी बातें कही थी। खैर लौटूंगी, आप तमाम सारी चर्चा और करूंगी, लेकिन अजय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अजय जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ सोनिया। ठीक है अजय जी, इनेलो कहती है कि हम एकमात्र विकल्प है, बाकी कांग्रेस और बीजेपी का कॉन्फिडेंस आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कौन विकल्प है, और अगर विकल्प है तो क्यों जनता उसे चुने? सोनिया जी, यहाँ पर टीवी पर बैठ करके और जो मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि विकल्प वो है, विकल्प वो है, ये हम बैठ करके फैसला नहीं कर सकते, ना आप कर सकते। ये फैसला हरियाणा प्रदेश के जन आवाम को करना है कि विकल्प कौन है। अगली बात ये मैं कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के भी प्रवक्ता, मैं दोनों साथियों के लिए कहूंगा, और मैं मेरी शुरुआत एक शेर के माध्यम से करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रोहिला जी सुन रहे होंगे कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि कारवा क्यों लुटा, तेरे रहगनों से वास्ता नहीं है, तेरी रहबरी पे सवाल है। हमें 2 लाख वोट आएंगे या नहीं आएंगे, मुद्दा ये नहीं है। हमारे विधायक छोड़ करके जा रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है। हमें कितने वोट आएंगे, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि 10 साल तक आप सत्ता में रहे हो, आप सत्ता में रहने के बावजूद जो आपकी उपलब्धि रही कि आपने अग्निवीर योजना बनाई, लेकिन चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी और आपके सीनियर जो लीडर हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वो अग्निवीर के नाम पर वोट मांगे। आपने नोटबंदी की, लोगों को गुमराह किया कि हमने काला धन खत्म कर दिया, आज आप उसकी चर्चा नहीं की है, कर रहे हो कि हमें नोटबंदी के नाम पर वोट दे दो। 100 स्मार्ट सिटी आपको बनाने थे, आज आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे। पेट्रोल
आपको 35 रुपए करना था, आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे। चीन को लाल आंख दिखानी थी, आज आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे। 20 करोड़ रोजगार आपको देने थे, आज आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे। किसान की आय दोगुनी करनी थी, आज आप उसकी चर्चा नहीं कर रही। किसान को लेकिन अजय जी मैडम प्लीज सुनो मुझे, उसकी चर्चा नहीं कर रहे। आप ये चर्चा कर रहे हैं कि इनको 2 लाख वोट आएंगे। आप ये बताओ 10 साल की जो उपलब्धियां उन पर वोट क्यों नहीं मांग रहे? आप क्यों मंगलसूत्र के वोट पर नाम पर वोट मांग रहे हैं? इस तरह के हालात है। और ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे कुछ तो शर्म करो, राम हमें लाए हैं या तुम राम को लाए हो? आप इस तरह के ढकोसले कर रहे, राम को लाए, भगवान राम हमको लेकर के आए। ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये एक हिंदू वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? कौरवों की सभा के विषम पितामह की तरह खामोशी साध करके तमाशा देख रहा है। इनके नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं। दूसरा, मैं आपको एक बात कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जेजेपी वालों में तो मनभेद चल रहे हैं। निश्चित रूप से चल रहे हैं, हमारे कुछ विधायक हमारे साथ नहीं है। लेकिन मिस्टर, मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपकी सभाओं में तो जिस तरह से जुत्तम बाजार हो रही है, 1980 के दशक में पहली बार हिंदी पिक्चर फिल्मों में फाइटिंग सीन शुरू हुए। मैं तो कहता हूं कि अगर हरियाणा प्रदेश के जन आवाम उन पिक्चरों को ना देख करके आपकी जनसभाएं देख ले तो पिक्चर देखने की जरूरत नहीं। एक दूसरे को जूते मारे जा रहे हैं। आप इलेक्शन लड़ने की बात कर रहे हैं, आप मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं करते? हरियाणा प्रदेश का जन आवाम सारा जानता है कि CBI और ED के डर से आप भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हो। लेकिन एक सवाल मेरा, अजय जी, आपने तमाम सारे सवालों के जवाब बिना बोले ही दे दिए, बिना सवालों के जवाब भी आपने काफी सारे जवाब दे दिए। लेकिन एक और जवाब, जो आप बीजेपी के खिलाफ मुद्दे बता रहे हैं कि इन पर चर्चा नहीं हो रही, इन पर चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन यहाँ पर है, क्या अगर सीट शेयरिंग में 2 सीटें जेजेपी को मिल चुकी होती तो तब भी क्या जेजेपी के मुद्दे यही होते? निश्चित रूप से। मैं आपको एक बात बताऊं सोनिया जी, मैं 4.5 साल हरियाणा प्रदेश में इनकी सत्ता के साझेदार रहे। और मैं आपको बताता हूं, और आप कहो तो मैं वीडियो भेज सकता हूं। किसान आंदोलन था, अजय चौधरी एडवोकेट के बारे में आप पता करो। नारनौल के अंदर धरना स्टेज करने वाला किसानों के पक्ष में अजय चौधरी, आज एक भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमने धरना स्टेज किया। और निश्चित रूप से अगर इस तरह की बातें आती तो हम खुल करके कहते प्रजातंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। जहां गठबंधन हो गया तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि डेमोक्रेसी में अपनी बात नहीं रखी जाती। अपनी बात हम निश्चित रूप से रखते। हम ये कहते कि अग्निवीर जो है वो गलत है, नोटबंदी से इस देश को कोई फायदा नहीं हुआ। किसान की MSP दुष्यंत चौटाला की सत्ता में सहयोगी रहे, 14 फसलें हमने MSP पर खरीदी। तो अब उस पर अब गड़बड़ है या तब भी गड़बड़ थी? आप बताओ। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे, कितने स्टेटों में, प्रदेश में कितने स्टेटों में इनकी सरकार है, कितनी फसलें MSP पर खरीदी जा रही है। और हरियाणा प्रदेश में 2019 से पहले हम इनके सत्ता में सहयोगी नहीं थे। आप इनसे पूछो। तो आप कह रहे हैं कि आपके सत्ता में सहयोगी होने से ये संभव हो पाया कि हरियाणा में 14 फसलों पर MSP मिली है। रोहिला जी, आप पर आऊंगी, एक बार उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। रोहिला, आप ही पर आऊंगी। रोहिला जी, आप ही पर आऊंगी। अजय जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी, हम सत्ता में सहयोगी थे, तभी 2019 के बाद ये हो पाया कि 14 फसलें MSP पर खरीदी गई। किसान के अकाउंट में 48 से 72 घंटे के अंदर पैसा डाला गया। जो किसान की फसल नष्ट हो जाती थी ओलावृष्टि से, अन्य किसी आपदा से, उसका पैसा तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपए एकड़ के हिसाब से। ये सारी व्यवस्थाएं तभी हो पाई जब किसान की सुनने वाला दुष्यंत चौटाला सत्ता में भागीदार। चलिए ठीक है, रोहिला जी जवाब। आप कुछ बोल रहे थे, आप बीच में म्यूट थे। मेरे साथी है जो ये पता क्या है, डबल खेल रहे हैं। इनके जो नेता थे अजय सिंह चौटाला, जिन्होंने किसान आंदोलन को बीमारी कहा, एक बात ये अजय भाई कह रहे हमने नारनौल में धरने में साथ दिया, तो अपना फैसला करो, अपने रहना कहाँ है, ठीक है ना। रही बात MSP की, 14 फसलों पे MSP मनोहर लाल जी का फैसला था। भावांतर भरपाई योजना मनोहर लाल जी का फैसला था, ठीक है। जो खाते में जो पैसे डालने की व्यवस्था थी ये मनोहर लाल जी, क्योंकि मनोहर लाल जी ने लगातार ऑनलाइन पोर्टल, वो तो कह रहे हमारे सहयोग के बिना संभव ही नहीं था। नहीं कहेगा सहयोग इनका, क्योंकि मनोहर लाल जी ने बिल्कुल एक काउंसिलर में क्लियर किया था, सरकार हमारी, हम चला रहे, वो सहयोगी है, बस इतनी सी भूमिका थी इनकी। इनको इनके महकमे रखे थे, उसमें इन्होंने परफॉर्म करना था। लेकिन ये तो हेल्थ में भी अपने हाथ पर टांग अड़ा रहे हैं, हमने ये कर दिया हमने, जबकि अल्टीमेटली मतलब सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री है, दस्तक उसके होने हैं।
ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है जो भाई ये कह रहे हैं। और किसान का हमारे जेपी दलाल जी कृषि मंत्री थे, आप कहां से आ गए उसमें? आप कहां से आ गए उसमें? आप अपने डिपार्टमेंट की बात बताइए ना। आप आपने क्या किया है, फिर उसमें बात करते हैं अपन लोग। जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी को थे, आप उनकी बात बताइए। अब जेपी दलाल जी हमारे अजय जी रिएक्शन देना चाहेंगे? मंत्री थे, उन्होंने पॉलिसी बनाई, मुख्यमंत्री जी ने रिकमेंड की। हेलो सोनिया जी। अजय जी आप नाम गलत ले रहे हैं। ज्योति, मेरा नाम ज्योति है। मेरे मित्र से ये पूछो, वो कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट दुष्यंत जी के पास थे उनका फीडबैक दीजिए ना। नहीं, मैं एक मिनट में आपको, अगर दुष्यंत चौटाला जी नहीं होते, दुष्यंत चौटाला जी जब से सत्ता से हटे, आज हरियाणा प्रदेश का किसान लू के थपेड़ों के अंदर अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों में दिन रात पड़ा रहा है। दुष्यंत चौटाला जी के समय एक भी दाना फसल का बाजार में नहीं है, सारा दाना बिक चुका है किसान का। और आप भाई साहब सुनिए प्लीज, 22 तारीख तक परचेज हुई है भाई साहब। ठीक है, अजय जी को बोलने दीजिए, 10 सेकंड। बता रहा हूँ कि 10,922 कंप्लेंट आज नारनौल में पेंडिंग है। ये कहते कि जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी सत्ता से हटे, इनको नॉलेज ही नहीं है। सारा सिस्टम दुष्यंत चौटाला जी ने किसान के प्रति संभाला हुआ था। वो किया, आपके पास डिपार्टमेंट, आप क्या करोगे? चलिए खैर ठीक है, इस चीज पर चर्चा आगे करेंगे क्योंकि और दूसरा मैंने इनसे डिपार्टमेंट हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल थे हमारे। साल के ठीक है, अंदर रोहिला जी उन बातों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे? वो पता क्या है, क्रेडिट लेने वाला मामला जो है ना आपका नहीं सुनने वाला, क्योंकि जिस महकमे की आप बात कर रहे हो उस महकमे के मंत्री कोई और थे और वो मुख्यमंत्री के विश्वास पर। ठीक है, दोनों को रोकूंगी, आप एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे यहाँ पर, दोनों को रोकूंगी। अजय जी रोकूंगी आपको भी, व्हाट्सएप बने हुए लगातार। वत्स जी, अजय जी कहते हैं कि फिल्मों को छोड़ के देख, अगर आपकी रैलियां देख ली जाए तो एक समान है। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए जो, लेकिन ऐसे में आप भी तो कहते हैं ना कि इनका विरोध हो रहा है। जब ये जाते हैं फील्ड में, लोगों से किसान विरोध कर रहे हैं, जेजेपी वालों का, बीजेपी वालों का, तो उसमें वो अब आप पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए जब एक दिया जो होता है जब वो बुझने वाला होता है ना तो वो फड़फड़ाता है। उसी प्रकार से जो जजपा है उसकी जो पूरी राजनीति है, भाजपा के साथ 5 साल गठबंधन करने के बाद, भाजपा के साथ 5 साल पूरी जो इन्होंने अपने हर महकमे में जिस प्रकार से उन्होंने मलाई चाटने का काम किया है, उसकी वजह से उनकी जो राजनीति वो पूरी उनकी खत्म हो चुकी है। उनको दिख रहा है कि उनकी जो पैर के नीचे से जमीन है उनकी पूरी खिसक चुकी है। इस वजह से वो फड़फड़ाने का काम कर रहे हैं। वो ये प्रकार से दिखाना चाह रहे हैं कि भैया कोई भी हरियाणा में पार्टी नहीं है, सिर्फ जजपा ही इकलौती पार्टी है। लेकिन असल बात यह है कि इन्हीं के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कांग्रेस का साथ दे देते हैं, फिर इन्हीं के प्रवक्ता यहाँ पे आके कहते हैं कि भैया हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं है। भैया कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अरे जब कांग्रेस सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस में इतनी बुराई है, तो आपके नेता कांग्रेस का समर्थन देने की बात करते क्यों है? एक साथ जवाब दे दीजिए आप लोग। अगर कांग्रेस में इतनी बुराई है तो आपके नेता क्यों कहते कि भैया भाजपा अलमत में है, अगर कांग्रेस को हमारी जरूरत है तो हम आपके साथ सरकार बनाएंगे। मैं इस चीज को मानता हूं कि जो रैलियों की बात हो रही है ना, रैली होती है जब जनता खुद अपने पैरों से आपके रैली में आप अपने नेताओं को सुनने आए, अपने जननायक को सुनने आए, वो एक रैली होती है। चाहे वो भाजपा की हो, चाहे जसपा की हो, किसी की भी रैली हो, चाहे इनेलो की हो, किसी की भी रैली में इस प्रकार का वो प्रदर्शन नहीं दिखता जो हमें फूलपुर में राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की रैली में दिखा था। किस प्रकार से 50 डिग्री के टेम्परेचर में भीड़ जो थी वो बेकाबू हो गई थी राहुल गांधी जी को सुनने के लिए, अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए। ऐसा जनाधार आज तक इस देश की में कभी नहीं देखा गया, किसी चुनाव में नहीं देखा गया, जो एक ऐतिहासिक रैली रही है। वहीं अगर हम बात लेकिन इसका मतलब तभी निकलता है वत्स साहब, अगर मतदान में भी ये साथ मिले तभी इसका मतलब निकलता है। देखिए मुझे एक चीज बताइए, अगर 50 डिग्री के टेम्परेचर में, अगर जैसा रायबरेली की मैंने अमित शाह जी की रैली की बात करी, किस प्रकार से वहां पे लोगों को 500 रुपया देके लाया गया था, पत्रकार ने दिखा दिया तो उनको पीट दिया गया था। अगर कोई किसी भी रैली में अगर कोई 500 रुपया लेकर आता है, कोई 50 डिग्री के टेम्परेचर में ऐसे बेकाबू होकर अपने नेता के पास मंच पे तो भागने तो जाता नहीं है मिलने के लिए, वो भी इतनी भीड़ कितनी ज्यादा बेकाबू हो जाए।
आप मुझे एक चीज बताइए, तो ये जनता का प्यार है अपने नेताओं के प्रति, ये जनता के अंदर ये भावना है कि वो बदलाव चाहते हैं। और इसी वजह से आज आप देखिए जहां पे भी आज भाजपा की सरकार है, वहां पर भाजपा के विरुद्ध आज जनता वोट कर रही है। आज वहां पे भाजपा खड़े होकर अपने पक्ष में वोट नहीं मांग सकती है। आज इतनी सारी इन्होंने बातें करी। आज जो चुनाव है, बात यह है कि इन्होंने पहले चरण में मोदी जी ने मंगलसूत्र की बात की, लेकिन आज सवाल यह है कि मंगलसूत्र कांग्रेस लेगी या नहीं लेगी, इस पे सवाल नहीं है। सवाल यह कि कोविड में भाजपा ने इस देश की औरतों का मंगलसूत्र छीनने का काम किया है। आज चुनाव जो है इस मुद्दे पर है। आज चुनाव इस मुद्दे पर है कि किस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने आज हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान किया है। किस प्रकार से संबित पात्रा जी ने कहा है कि भगवान जगन्नाथ जी मोदी जी के भक्त हैं। किस प्रकार से हमारे आराध्य का अपमान हो रहा है। आज चुनाव इस मुद्दे पर है। आज चुनाव इस मुद्दे पर है कि किस प्रकार से मोदी जी तमाम अपनी रैलियों में जाकर हिंदू मुसलमान करते हैं, इस देश की जनता को भड़काने का काम करते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि भैया मैं कभी अगर हिंदू मुसलमान पे बात कर दूं तो मेरा तो ये अपमान का मतलब भी सबका अपना अलग अलग निकलता है। वत्स साहब, आप कहते हैं कि इसको अपमान कहते हैं, वो कहते हैं कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं आए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए तो आपने अपमान किया। सब अपना अपना अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन वास्तविक मतलब क्या है और वास्तविक इसका मीनिंग क्या है वो खैर जनता अच्छे से समझती है। इसको बहुत अच्छे से समझाना मुझे नहीं लगता जरूरी होगा। खैर रोकूंगी आपको। यहाँ पर अमनदीप जी भी बने हुए। अमनदीप जी, तीनों को आपने सुना, तीनों की बात पर छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगी। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के भाई का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी बात का कोई आधार नहीं है कि भाई एक विधायक है और ऐसा नहीं हो सकता। तो कांग्रेस इसी लिहाज से कांग्रेस देश में सरकार बनाने जा रही है। अगर यही मायना रहता है सरकार का, तो कांग्रेस तो पिछले 10 साल से नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही, 50 का आंकड़ा नहीं छू पाई। तो अगर यही मायने में कि पिछले में आपके क्या विधायक आया, ये कितने आपके सांसद, अगर यही मायना चुनाव का रहता है तो मेरे भाई देश में कांग्रेस कैसे सरकार बनाई। तो ये आधार नहीं होता। आधार मौजूदा मुद्दे क्या है, आज इसीलिए 5 साल का वक्त दिया जाता है। 5 साल बाद फिर से चुनाव होता है। उसका यही मतलब होता है कि फिर से चुनाव होगा जीरो से। ऐसा नहीं उसमें देखा जाता कि पिछले कितनी सीटें थी तब आपको कितनी मिली थी और अब आज कितनी मिली। कल चुनाव हरियाणा में होने जा रहा है और आज तक किसी पार्टी के पास कोई सांसद नहीं। कल जो हरियाणा प्रदेश की जनता जिसको चुन देगी वही सांसद बनेगा। उसका मतलब ये नहीं है कि हम पिछले 5 साल का 10 साल का रिकॉर्ड उठाते रहे, हम कहते रहे। और ऐसा समय भी आया इंडियन नेशनल लोकदल ने 90 में से 85 विधायक बनाए, 5 ही कांग्रेस के थे। तो इस हिसाब से तो मतलब वो रिजल्ट उठाए हैं, 2000 का रिजल्ट उठाए। ये चलता रहता है। आज का जो चुनाव के मायने क्या है कि आज जो परिस्थितियां हैं, आज जो परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश में बनी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली बनी हुई। और उसमें मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस के पास एक मौका था अपने आप को मजबूत विपक्ष पेश करने, लेकिन हरियाणा की जनता के सामने वो नहीं पेश कर पाई। और कांग्रेस ने एक बड़ा वो प्रोपेगेंडा रचा कि सभी लोकसभा सीटों पे कहा कि भाई अपने आवेदन करिए। कार्यकर्ताओं से कहा, 10 साल से तो संगठन नहीं बना रहे थे, लेकिन कार्यकर्ताओं को कहा कि चलिए आवेदन करिए जिसको भी टिकट लेना है। और देखिए खास बात देखिए ज्योति जी कि 9 के 9 जो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं उन्होंने एक ने भी आवेदन नहीं किया टिकट के लिए। और जिन कार्यकर्ताओं नेताओं ने बेचारों ने आवेदन किया उनकी प्रॉपर लिस्ट भी कांग्रेस ने जारी करी, उसमें से एक को भी नहीं चुना। और जिनको चुन रहे हैं उन्होंने आवेदन ही नहीं किया था। आवेदन नहीं करने का मतलब ये है कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। और ये एक कैंडिडेट नहीं, अंबाला से वरुण चौधरी ने कहा, फरीदाबाद के महेंद्र प्रताप ने कहा, कुमारी शैलजा ने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो भद्दा मजाक हरियाणा की भावनाओं के साथ हरियाणा की जनता के साथ किया है, तो जनता उनसे भी तंग है। इसी वजह से इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन को इस बार जनता कल 25 तारीख को चुनने जा रही है। चलिए ठीक है, रोहिला साहब फाइनल कमेंट आपका भी चाहूंगी। फाइनल कमेंट ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता ने नकार रखा है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 10 की 10 सीट जीतने जा रही है और वो भी हमारे मोदी जी ने जो काम किया और मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी ने जो काम किया है। हमने सिर्फ काम के आधार पर वोट मांगे हैं और जनता हमारे काम से सेटिस्फाइड है और कल हमें उसका रिजल्ट देगी। चलिए ठीक है,
अजय जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो फाइनल कमेंट आप भी दे दीजिए। सोनिया जी, मैं फाइनल कमेंट सिर्फ इतना कहूंगा, कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे, मैं उनके लिए कहूंगा जो इनके अंदर गुटों में बटे हुए लोग हैं, SKR है या SR के गुट है इनका, हुड्डा साहब, शैलजा और किरण जी का जो गुट है, तो किरण जी, शैलजा जी और रणदीप जी बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं, वो कांटा निकालने के चक्कर में है। और मैं एक शायरी के माध्यम से अपनी बात कंक्लूड करूंगा कि कोई मौसम हो सुख में दुख में गुजारा कौन करता है, कोई मौसम हो सुख में दुख में गुजारा कौन करता है, परिंदों की तरह सब कुछ गुवारा कौन करता है, और घरों की रात फिर देखेंगे। पहले तो SKR ग्रुप वाले ये देख रहे हैं कि घरों को फूकने का इशारा कौन करता है। चलिए ठीक है, वत्सा फाइनल कमेंट आप ही से लूंगी। मैं तो मानता हूं कि भाजपा कितनी भी बात कर ले, या जितने भी हमारे यहाँ पे ये हैं, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन कोई एक बेस होना चाहिए जिसके आधार पर आप सब बातें कर रहे हैं। आज सच्चाई ये है कि आज हरियाणा में एक एंटी इनकम्बेंसी की लहर है, जिसकी वजह से आज उन्होंने जब ये महसूस किया, उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। हरियाणा की जनता आज बदलाव चाहती है, इस वजह से वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है, इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ना चाहती है, कैसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहती है जो कि मुद्दे पर बात करती है, बेरोजगारी, महंगाई पे बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा पे बात करती है। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि जिन मुद्दों पर सभी पार्टियां बात कर रही हैं, क्या वो जनता को समझ आ रही हैं? जनता के मुद्दे क्या है, वो किस पर भरोसा करेगी, ये तो आने वाला कल ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कुछ ही घंटों बाद छठे चरण के लिए मतदान होने हैं और ऐसे में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होने हैं। ये पूरा जो है इस बार अब जो है छठे चरण के लिए गेंद अब जनता के पाले में आ चुकी है। कुछ ही समय का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।